नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का ये जो वीडियो है TGT PGT आर्ट के सिलेबस को कवर करते हुए, TGT PGT आर्ट के सिलेबस को कवर करते हुए क्लास नंबर 1 है। ठीक है, क्लास नंबर 1 है, ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जो इसका सिलेबस डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। जो प्रश्न खास होंगे उस पर हम लोग विशेष फोकस कर लेंगे। खास बात यह है कि आज हम लोग जानेंगे कला का अर्थ क्या है। ठीक है, कला किस भाषा से संबंधित है, कला कैसे यथार्थवादी प्रयोग हुआ है, भरत मुनि ने कैसे इसे नाट्यशास्त्र में सहेजा है, इस पे बात करेंगे। कला जो है उसका अर्थ और क्या क्या हो सकता है, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस पे भी विशेष फोकस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कला का अर्थ। बेटा, कला का अर्थ क्या है? तो रचना जो है, मनुष्य की रचना जो उनके जीवन में आनंद प्रदान करती है, आर्ट कहलाती है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, आर्ट या कला कहलाती है। यही है कला का अर्थ, ये समुचित परिभाषा है कला का। भारतीय कला दर्शन है, भारतीय कला दर्शन है। कई बार पूछा गया है भारतीय कला कैसा है? दर्शन है। शास्त्रों के अध्याय से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। बेटा, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में बहुत अच्छे से हुआ है। ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास की क्लास नोट्स व्हाट्सएप पेड ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ चुके हैं उन्हें इनका बेनिफिट तुरंत मिल जाने वाला है। ठीक है, आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है, ये भरत मुनि ने अपनी किस रचना? नाट्यशास्त्र में। बहुत बार पूछा गया है, नाट्यशास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। यह प्रथम शताब्दी में किया था। तो कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। अगला स्टेप कहलाता है कि भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। आप सब जानते होंगे, मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें सबसे पहले यही बताया था, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसमें 4-5 पढ़ने हैं। होशंगाबाद हो, मिर्ज़ापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, बांदा हो, पंचमढ़ी हो, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से कुल मिला के 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। इन्हें हम लोग ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। आज कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था जिस कारण ऐसा हो पाया है कि दोनों फ़ोन स्विच ऑफ करने पड़े हैं। अभी लेटेस्ट में एडमिशन बहुत बम्पर हो रहा है, बहुत तगड़ी इंक्वायरी भी चल रही है। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ चुके हैं उन्हें लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें लगता है अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आप सबके प्यार के लिए पुनः हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, आप लोगों ने इतना प्यार और दुलार दिया। ऐसे ही प्यार बरकरार रखें। निश्चित रूप से आपका सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आप सफल होंगे तभी हम भी सफल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज क्लास नहीं मिस करना पड़ा। 2 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाली थी, टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए 2 तारीख से नहीं हो पाई। फिलहाल आज 4 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। परेशान नहीं होना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग 3 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ लेंगे, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। मैं चाहता हूँ जो प्रैक्टिस सेशन होता है 20 प्रश्नों का, उसका दायरा लोग कह रहे हैं बढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊँगा। 20 ही प्रश्न होंगे। 3 महीने हैं, 3 महीने मतलब 30×3 90 दिन। तो 9 दूनी 1800 प्रश्न आपके सीधे सीधे तैयार हो जाते हैं। उन्हें 1 लाइनर बेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जो ये 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस है, मैं सोचता हूँ इसे मॉर्निंग में कर दिया जाए। 10 से 15 मिनट में ये 20 प्रश्न हो जाते हैं। तो इनको आप देख के आराम से गुनगुना सकते हैं और आराम से इसे याद भी कर सकते हैं। पेन पेपर उठा के नोट डाउन भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर 1800 प्रश्न आपको याद हो जाते हैं, निश्चित रूप से आप जो है एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े हो जाएंगे कि हाँ, अब हमें पता हो गया है क्या होता है TGT, कहाँ से पूछता है TGT आर्ट। ठीक है, और बहुत जल्द आपके बीच TGT आर्ट में इंटरव्यू भी मैं करवाने वाला हूँ। आपसे साक्षात्कार कराऊंगा जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। देखते हैं इस स्टेप पे हम लोग कि भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है।
समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मानव ने अपने विकास को आगे बढ़ाया, भारत में भी यह कला अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती गई। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है तथा विश्व में उनकी एक विशिष्ट पहचान भी है। तो भारतीय चित्रकला को क्यों ना देखा जाए, जब ये विश्व लेवल पे है, प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है कि ऐसा रहा है, तो ये बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे पहुंची भी है और भारतीय कला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ है। ठीक है। कला किस भाषा का शब्द है, कई बार पूछा गया है। तो कला बेटा संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है, संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है। कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कल मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, कल धातु मतलब प्रेरित करना, तो कला मतलब हो गया प्रेरित करना। ठीक है, तो कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछा गया है भरत मुनि ने कौन सी रचना की, नाट्यशास्त्र लिखा। भारतीय कला क्या है, दर्शन है। ठीक है, भारतीय कला में कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, ऋग्वेद में हुआ। ठीक है, तो इन्हें एकदम रिकॉल करते हुए आगे चलना है। आगे हम लोग देखते हैं कला का अर्थ है बेटा, कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल कला का अर्थ है। ये सारे कला के अर्थ ही कहलाते हैं, चाहे वो सुंदर हो, मधुर हो, कोमल हो, सुख देने वाला हो, शिल्प हो, हुनर हो, कौशल हो, ये सारे कला के ही अर्थ हैं। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इस प्रकार ही हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम कहा जाता है। लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, आर्टम। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, अंग्रेजी भाषा में आर्ट, फ्रेंच में आर्ट, लैटिन में आर्टम। और आर्ट्स से कला को व्यक्त किया गया है। इसके अर्थ वही हैं जो संस्कृत भाषा के मूल धातु अर के हैं। बेटा अर से भी वही निकला जो यहाँ से निकला है। अर मतलब भी समझ लो प्रेरित करना ही है, क्योंकि कल धातु मतलब होता है प्रेरित करना। तो संस्कृत भाषा का शब्द कला है, उसका जो प्रयोग है मूल रूप से प्रेरित करना ही है। कल धातु से बना माना जाता है, इसकी व्युत्पत्ति भी कल धातु से ही हुई है। अर का अर्थ होता है, तो अर का अर्थ होता है बनाना, पैदा करना या रचना करना। हमने क्या कहा था, प्रेरित करना। ठीक है, तो बनाना, पैदा करना, रचना करना या प्रेरित करना होता है। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। और अगर शारीरिक रूप से कुछ काम करते हैं वो भी आर्ट है, मानसिक रूप से आप कुछ काम करते हैं वो भी आर्ट के ही रूप में माना जाता है। तो समझ में आ रहा है, हमें लगता है कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लोग आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, अब कला के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो कला के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे कला कई प्रकार के होते हैं और इनके प्रकारों की परिगणना भिन्न भिन्न रीतियों से होती है। जैसे मोटे तौर पे जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसकी रचना के नाम पे कला का प्रयोग भी हो जाता है। कला कहलाती भी उसी के आधार पे है। जैसे वस्तु कला या स्थापत्य कला। वस्तु कला क्या है या स्थापत्य कला क्या है बेटा, तो वस्तु कला में वही डाटा आता है जैसे भवन का निर्माण हो गया, चैत्य हो गया, स्तूप हो गया, मंदिर हो गया, प्रसाद हो गया, दुर्ग हो गया, मकबरा हो गया, ये सब बनता है ये स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला के रूप में आते हैं। कई बार पूछा गया है स्तूप किस शैली का है, तो वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर, स्तूप, मकबरा, दुर्ग ये सब। ठीक है, चैत्य ध्यान रखना है। मूर्ति कला, मूर्ति कला में मुख्य काम पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियों को बनाना ही मूर्ति कला का मुख्य उद्देश्य होता है। चित्रकला की अगर बात करें तो पूछा गया है भवन की भित्ति यानी दीवारों पे, छतों या स्तंभों पे अथवा वस्त्र, भोजपत्र अथवा कागज पे चित्रित किए गए चित्र ही चित्रकला के मुख्य उद्देश्य है। मृदभांड कला क्या होता है बेटा, तो मृदभांड जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। मृदभांड कला में मिट्टी के बर्तनों पे कलाकारी की जाती है, इसे हम लोग मृदभांड कला के रूप में भी जानते हैं। एक होता है मुद्रा कला। मुद्रा कला में टकसाल वाला काम होता है, यानी सिक्कों और मोहरों का ढालना हो, ये सब मुद्रणशाला यानी मुद्रा कला के अंतर्गत आता है। सेकेंड स्टेप कह रहा है कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पे भी उस कला का प्रयोग होने लगता है।
उसको उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला, प्रस्तर कला क्या होता है बेटा? तो प्रस्तर कला प्रस्तर से गढ़ी हुई आकृतियों के नाम पे प्रस्तर कला इसका नाम पड़ जाता है। धातु कला क्या है? तो धातु कला बेटा कांसा, तांबा, पीतल से बनाई गई मूर्तियों के नाम पे इसका नाम धातु कला पड़ा है। ऐसे ही दंत कला, दंत कला का मुख्य उद्देश्य होता है हाथी के दांतों से निर्मित महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? दंत कला के अंतर्गत आती हैं। मृत्तिका कला, तो बेटा ये मृत्तिका कला क्या होता है? मृत्तिका कला का काम वही होता है जो मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ या खिलौने बनाए जाते हैं, वही मृत्तिका कला का मुख्य काम है। थर्ड स्टेप आता है मूर्ति कला भी अपने निर्माण शैली के आधार पर प्रायः 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं मूर्ति कला में? जैसे एक होता है मूर्ति कला, दूसरा होता है उत्कीर्ण कला। मूर्ति कला और उत्कीर्ण कला। मूर्ति कला में क्या क्या आता है? जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्तियों का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्तियों का अवलोकन आगे से पीछे तथा चारों ओर से किया जा सकता है, उसे हम लोग मूर्ति कला के अंतर्गत रखते हैं। जबकि उत्कीर्ण कला अथवा भाष्य कला, तो बेटा ये कैसा कला है? तो उत्कीर्ण कला, उत्कीर्ण मतलब होता है उखेरना, किसी पे बनाना, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर बनाया जाए, रूपांतरित किया जाए, बनाया जाए, छापा जाए, उसे हम लोग उत्कीर्ण कला के नाम से जानते हैं या फिर भास्कर्य कला के नाम से जानते हैं। अब चित्रकला की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे देखा जाए तो चित्रकला की जो मेन परिभाषा है वो ये है, किसी समतल धरातल जैसे भित्ति या फिर काष्ठ फलक, काष्ठ मतलब जो है लकड़ी का फलक हो, आदि पर रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई में अंकित कर किसी रूप का आभास कराना ही चित्रकला है। किसी रूप का आभास कराना ही चित्रकला है। ठीक है, हालांकि इसका कभी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हुआ है कि आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, ऑफलाइन पेपर हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि ऑफलाइन मुद्रा में पेपर होता है, कभी भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं तो आया प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया। इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इसी के आधार पे जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित है। वो 4 विभाग कौन कौन से हैं? तो एजोइक गुण, पेलोजोइक गुण, मेसोजोइक गुण और सेनोजोइक गुण। तो इन 4 गुणों को आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग विराम लेंगे। तो ये 4 गुण कौन कौन से हैं बेटा? तो एसोजोइक गुण सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद पेलोजोइक गुण देखेंगे, उसके बाद मेसोजोइक गुण देखेंगे, उसके बाद सेनोजोइक गुण हम लोग देखेंगे कि कैसे मानव ने जो है अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाव, विचार का विकास किया। तो इसी के आधार पे जीव का यह विकास क्रम है। तो एसोजोइक युग में क्या होता है? एसोजोइक युग, तो एजोइक युग बेटा क्या है? तो एजोइक युग जो है, इस युग में पृथ्वी पर एक कौष्ठक जैव था। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ था। 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व एजोइक युग में एक कौष्ठक जैव था। तो एक कौष्ठक जैव एजोइक युग में था 1 अरब 50 करोड़ पूर्व। ठीक है, दूसरा आता है पेलोजोइक युग। पेलोजोइक युग क्या है बेटा? इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी प्राणियों जैसे कि सिवार, स्पंज, रेंगने वाले जीवधारी, पक्षी तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ है। उसे हम लोग पेलोजोइक युग के नाम से जानते हैं। रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का जो है काम पेलोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, अब मेसोजोइक युग क्या है? तो मेसोजोइक युग की अगर बात करते हैं तो इसमें है, इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ है, जिन्हें हम लोग मूल रूप से सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं। ये किस श्रेणी में आते हैं? मेसोजोइक युग में। उसके बाद आता है सेर्नोजोइक युग। बेटा सेर्नोजोइक युग क्या है? तो सेर्नोजोइक युग में, इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ है। इसमें स्तनधारी जीव
उत्पन्न हुए हैं जिनमें वनमानुष भी था, जिसका बदला रूप आज का मानव जैसा ही है। मनुष्य की उत्पत्ति बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने साल पहले हुई है। 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यह ध्यान रखना है, ये डाटा 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है। क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति आज की डेट से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही सृष्टि के विकास की चरमोत्कर्ष एवं अंतिम चरण माना जाता है। कौन सा? सेनोजोइक युग। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चित्रकला की परिभाषा को समझा, चित्रकला है क्या उसके बारे में देखा, और कैसे हम लोगों ने आगे अपनी रणनीति को साझा किया है इसके बारे में बात की है। अब अगला वीडियो हमारा होगा जो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आएंगे। तो पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण, जिसे हम लोग नवप्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं, उसे देखेंगे। 7000 वर्षों का इतिहास उत्तर पाषाण काल में हमें देखना है, और मध्य पाषाण काल में लगभग 15,000 वर्षों का इतिहास देखना है। जबकि पूर्व पाषाण काल में कितना देखना है बेटा? 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास देखना है। तो इन तीनों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि प्रागैतिहासिक काल में ये हमें डाटा नहीं देखना है, इनके क्वेश्चंस एक आध बार बने हैं, उन्हें देख लेंगे। उसके बाद हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र पढ़ेंगे, जैसे कि होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ इनका डिस्क्रिप्टिव डीप नॉलेज भी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग पेड ग्रुप का पेमेंट कर दिए हैं, परेशान बिल्कुल मैं ना हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल टीम इस टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है, उसके लिए हमें खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों को कल से रेगुलर सारी डाटाज जो हैं राइट टाइम मिलती हुई नज़र आएंगी। एक बैच पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, 250 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, 270 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, यानी नए बैच का आगाज़ हो चुका है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। जो फीस का पेमेंट है वो 6 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, डिस्काउंट बराबर रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग आज भी रह गए हैं जिनको कुछ टेक्निकल इशू के चलते उनका पेंडिंग दिखा रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। 6 तारीख तक आपका पेमेंट बढ़ा दिया गया है। पेमेंट वही सेम रहेगा, दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट अभी भी 30% है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास लाइक कर देना, वीडियो जो है फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।